हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया। चलिए, तो सर हम बात कर रहे थे लाइट चैप्टर की, और लाइट चैप्टर में हमने स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती हैं उन तक बातें कर ली थी, है ना। आज का हमारा टॉपिक है सर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। आज हम डिराइव करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस रिलेटेड टू मिरर, मिरर की बात होगी आज, ठीक है। मिरर, अभी मिरर ही चल रहा है अपना, ठीक है। चलिए, तो डेरिवेशंस में टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तैयार हो जाए, पेन कॉपी हाथ में, और ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए सबको, और कान मेरी आवाज पर होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमारा स्टार्टिंग का जो टॉपिक है सर वो ये है, प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था कि इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनता है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है, पढ़ा था ना प्लेन मिरर में। आज हम उसको प्रूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेशन जो है वो ये है, इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के इक्वल होती है। किस मिरर की बात हो रही है? प्लेन मिरर के लिए, ठीक है, प्लेन मिरर के लिए। क्लियर हो गया बच्चा बात? चलिए, अब इसको बात करनी है हमें। डायग्राम बनाते हैं पहले। मान लो बच्चों मेरा प्लेन मिरर कुछ ऐसे रखा हुआ है, मान लो, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसको मैं लिख रहा हूं ओ। ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं सर? हम रेज चलाते हैं। रेज चलाएं, है ना। चलिए बच्चों, मान लो पहले तो इसका इमेज बना लेते हैं। चलो मान के चल लेते हैं कि हाँ भाई उतनी डिस्टेंस पर बनेगा जितनी डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये थोड़ी टेढ़ी होगी लाइन, सीधी करें इसको। चलिए, मान लो कि हमारा इमेज बनता है यहाँ पर आई, ठीक है। कैसे बनेगा सर? रेज चलाएं। मान लो मैंने एक रेज पे ये चलाई, ठीक है। बच्चों ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाएंगे उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। प्लेन मिरर की बात बोलते हैं ना। मान लो ये नॉर्मल है, ठीक है, तो जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे जाएगी। बोलो भाई, प्लेन मिरर के रूल्स हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, सिंपल बात है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? जितने एंगल पे कोई रे आती है नॉर्मल से उतने ही एंगल पे वापस चली जाती है, ठीक है। एक तो ये रे चलाई मैंने, और एक बच्चों एक और रे चलाई मैंने यहां पर, ठीक है। इस पॉइंट पर भी नॉर्मल बनाओ, इस पॉइंट पर भी नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल जो 90 डिग्री हो सरफेस से, प्लेन की मिरर की सरफेस से, ठीक है। मिरर ये रहा, ठीक है। अब ये भी लाइन जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे जाएगी। मान लो ये चली गई, ठीक है। अब बच्चों देखो, मैंने आपको बताया दो रेज चलाओ, दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी या मिलती हुई नजर आएंगी वो उसका इमेज होता है, ठीक है। देखो जरा ये कहां जाके मिल रही है बच्चों? इधर आगे जाकर के तीन का गैप बढ़ता जा रहा है, तो आगे तो ये मिलेंगी नहीं, इसका मतलब पहले नहीं मिली होंगी। कहां मिली होंगी देखो जरा बच्चों। अगर मैं इस रे को देखूं तो ये रे कुछ पहले से ऐसे आ रही होगी ना, ये कुछ ऐसे आ रही होगी चल के, ठीक है। और इस रे को देखें तो ये रे शायद कुछ ऐसे आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये पहले कहां मिली होंगी? इस पॉइंट पे मिली होंगी ना, देखो, है ना। और इस पॉइंट पे मिली है, इसलिए ये हमारा क्या बन गया? इमेज बन गया ऑब्जेक्ट ओ का। क्लियर हो गई बात? रे डायग्राम समझ में आ गया? बस दो रे ली है मैंने सिंपल सी, और बना दिया डायग्राम, ठीक है। पक्की बात है क्या? है ना। चलिए, अब पॉइंट्स को नाम दे देते हैं कुछ। अब पॉइंट्स को नाम दे देते हैं कुछ। मान लो इस पॉइंट को आप बोल दो ए, इस पॉइंट को आप बोल दो ए, ये पॉइंट हो गया अपना ए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये पॉइंट ए, और ये वाला पॉइंट हो गया बी, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को नाम दे रहा हूँ एम। क्लियर है बच्चा? पक्की बात है ना, ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। ये अपना मिरर है और मिरर पे पॉलिश इधर की तरफ थी तो रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ हुआ, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्ट ओ था, इमेज बना आई पर। सिंपल सी बात क्या है सर? सबसे पहली बात तो लेट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, let object is placed at O, and from ray diagram, image is found at I, image is found at I, ठीक है। बच्चों मैं एंगल्स को कुछ नाम दे रहा हूं, ध्यान से देखना।
इस एंगल को नॉर्मल के साथ पहली वाली रेखा 1 नाम दे दिया, इस एंगल को 2 नाम दे दिया 2, ठीक है। इस एंगल को मैं 3 नाम दे रहा हूं, इस एंगल को 4, इस एंगल को 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 और इसको 9। एंगल देख लेना जरा ध्यान से सर, किसको क्या नाम दिया है ध्यान से देख लेना बिल्कुल, ठीक है बच्चों। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आप मुझे चीजें बता दो पहले पहले तो कौन कौन सी चीज आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इन रे डायग्राम, अब मैं बात करूंगा डायग्राम में। डायग्राम में आप जो भी चीजें बोल रहे हो जल्दी जल्दी से सुनते जाना और ध्यान देते जाना, है ना। फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं कि जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे वापस जाती है रे, बोलो, है ना। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बोल सकता हूं एंगल 1, भाई जितने एंगल पे आई है नॉर्मल से उतने ही एंगल पे वापस जाएगी, आई इक्वल्स टू आर, है ना। तो 1 और 2 बराबर हो गए, इसको मैंने कुछ नाम दे दिया इक्वेशन का, ठीक है। ऐसे ही यहां पर एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल होंगे, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, इक्वेशन 2। ये बात करी है मैंने फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर हो गई बात, है ना। 9 एंगल्स के नाम मैं दे चुका हूं ना, इसको नाम दे देते हैं 10, 9 एंगल्स के नाम हो चुके हैं, इसको नाम दे दिया मैंने एंगल 10, क्लियर है क्या बात, पक्का, ठीक है। चलिए, है ना। अच्छा, और बच्चों ये जो एंगल है ए वाला, जहां पे ए लिखा हुआ है, इस एंगल को नाम दे रहे हैं 11, ठीक है। इस एंगल को नाम दे रहे हैं 12। बहुत सारे एंगल है यहाँ पे, जितने भी काम आएंगे सबको मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, बहुत बारीक डेरिवेशन है, मतलब बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी चीजों को। एंगल बहुत सारे हो गए यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये तो मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से लिखा है सिंपल, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे जाएगी, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे जाएगी, क्लियर बात, ठीक है। अब बच्चों इधर देखते जाओ, अब इधर देखते जाओ, एंगल 1 मान लो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पर आई थी और 30 डिग्री पर ही जाएगी, है ना। बच्चों ये तो 90 डिग्री होता है ना, नॉर्मल प्लेन से 90 डिग्री बनाता है टोटल, है ना। मैं बात कर रहा हूँ इस एंगल और इस एंगल, टोटल 1 और प्लस 3, 1 प्लस 3 90 होना चाहिए। 1 को आपने 30 बोला तो 3 वाला कितना हो गया 60 डिग्री। ऐसे ही यहाँ देखो 2 अगर 30 है तो 10 वाला कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब मैं 3 और 10 को बोल सकता हूँ इक्वल, कहां से, इक्वेशन 1 से। अगर मैं इक्वेशन 1 को कहां में ले रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोल सकता हूं मैं, एंगल 3 इक्वल होना चाहिए एंगल 10 के, एंगल 3 इक्वल होना चाहिए एंगल 10 के। देखो भाई क्यों, क्योंकि दोनों 90 माइनस है ना। ये टोटल 90 में से 1 को घटाओ, ये टोटल 90 तो 90 में से 2 को घटाओ तो 10 आ जाएगा। 1 और 2 बराबर है, मतलब 90 में से आप सेम सेम माइनस कर रहे हो, तो एंगल 3 और एंगल 10 क्या हो गए, इक्वल हो गए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, ये दोनों बात समझ में आ गई ना। अच्छा बच्चों ये टोटल एंगल देखना 1 2 और 10, 1 2 और 10। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्वेशन नाम दे दो थर्ड, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन 1 थर्ड एंड डायग्राम, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्लियर क्लियर, ठीक है। डायग्राम क्या चीज है भाई, 1 2 और 10 ऐड कर दूं, 1 2 और 10 ऐड कर दूं, ये जो एंगल है किसके इक्वल आना चाहिए, देखो इधर बच्चों 3 के इक्वल एंगल ए है, एंगल 11 और 3 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से एक दूसरे से, है ना। तो 3 और एंगल 11 तो बराबर हो गया ना, बोलो। डायग्राम से सारी चीजें लिख सकते हो आप, एंगल 3 इक्वल है एंगल 11 के, है ना। क्या है ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा पक्की बात है। और एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 5 ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। देखो भाई ये 2 ये 5, ये लाइन सीधे जा रही है, ये लाइन सीधे जा रही है, यहाँ पर आमने सामने जो एंगल्स बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल हो गया ना बच्चों, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ठीक है। अब बच्चों देखो ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल इक्वल हो जाएगा क्या, मैं बात कर रहा हूँ बी ए आई और बी ए ओ, ये एंगल इक्वल हो गया क्या। सो सीधे सीधे एंगल बी ए आई इक्वल हो गया एंगल बी ए ओ। दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, इन ट्रायंगल कौन सा, पहला देखिए बी ए आई ट्रायंगल हो गया ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, ठीक है, बी ए ओ। इन ट्रायंगल्स में एक एंगल इक्वल हो गया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। बच्चों यहाँ पे देखो 7 और 8 इक्वल हो गए, 8 और 12 इक्वल है, 8 और 9 इक्वल है, ठीक है। तो
7 और 9 इक्वल हो गए क्या भाई? यहां से देखो आप 7 और 8 इक्वल है, इक्वेशन 2 बोलती है बात, है ना। इक्वेशन 2 से मैं ये भी लिख सकता हूँ 8 और 9 इक्वल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है 8 और 9, तो 8 के सामने 9 है, ठीक है बच्चों। 8 7 के इक्वल 8 9 के इक्वल, इसका मतलब एंगल 7 और एंगल 9 भी तो इक्वल हो गए। इसका मतलब एंगल 7 और एंगल 9 भी तो इक्वल हो गए, है ना। 7 और 9 और 7 और 9 इक्वल है, तो 90 माइनस कर देंगे दोनों को, ये मिल जाएंगे 6 और 12, और एंगल 6 और 12 भी तो इक्वल हो गए, है ना। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 6 इक्वल हो गए एंगल 12 के। बात समझ में आ रही? और अगर ऐसा है एंगल 6 और एंगल 12 बराबर है, तो एंगल 6 कौन सा है? OBA। एंगल 6 कौन सा है? OBA। और एंगल 12 कौन सा है? IBA, ठीक है। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं एंगल OBA इक्वल है एंगल IBA के, है ना। अब इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए ना। और तीसरी बात देखो, एक साइड कॉमन भी है दोनों ट्रायंगल्स में, AB इसमें भी है और AB इसमें भी है, तो AB इक्वल्स टू AB, ये क्या है? कॉमन है। बात समझ में आई यहां तक की? बोलो, ध्यान से समझ लेना, समझ में नहीं आया वीडियो रिवर्स कर लेना, वापस से देख लेना, 4 बार देखो, लेकिन चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। AB इक्वल हो गया AB के, ठीक है बच्चों। ये तीन चीजें तीन ट्रायंगल्स में इक्वल है, तीन चीजें इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, दोनों की बीच जिस बेस, जो दोनों की बेस साइड है वो इक्वल है। AAS, इसमें एक लॉ लग रहा है AAS, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? सो फ्रॉम AAS लॉ मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल IAB आर कॉन्ग्रेंट, है ना। कॉन्ग्रेंट मतलब अब ये सेम हो गए, दोनों ट्रायंगल सेम है। IAB ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स सेम है। सेम है मतलब इनका सब कुछ सेम है, एंगल्स भी सारे इक्वल है, साइड्स भी सारी इक्वल है। बात समझ में आ गई क्या? बोलो, है ना। चलिए जल्दी से यहां तक नोट करें एक बार, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, नोट करो। आई रिपीट, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो रिपीट कर लेना। नोट कर लिया? मिटाएं? देखो बच्चों ध्यान रखना, दो ट्रायंगल्स अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से? OAB और IAB, दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं बच्चों। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इन ट्रायंगल्स की सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब OA इक्वल्स टू IA बोल सकता हूं, है ना भाई। सारी साइड्स इक्वल होंगी, सब कुछ इक्वल होगा इनका, तो अगर ये दोनों वो है तो, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल थे, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल थे, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे क्या? देखो जरा, सिंस एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 2 इक्वल है एंगल 5 के, कहां से? वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 2 और 5, ठीक है। 2 1 के भी इक्वल है, 5 के भी इक्वल है, इसका मतलब 1 और 5 भी इक्वल है, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 5 भी इक्वल हो गए, है ना। अब ये दोनों इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल 3 और 4 भी इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, बोलो, है ना। होंगे क्या? बोलो, एंगल 3 और 4 है क्या? एंगल 3 और 4 है क्या? मैं बात कर रहा हूं किसमें? इन ट्रायंगल OAM एंड IAM। OAM, अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं और इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो OAM एंड IAM, इन ट्रायंगल IAM, ठीक है। इनमें देखो 3 और 4 इक्वल हो गए, मतलब OAM और IAM ये तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। एंगल OAM इक्वल है एंगल IAM के, ये एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। एक आपने ये साइड इक्वल कर दी, आपने बोला कि सर OA जो साइड है वो IA के इक्वल है, ठीक है। दो ये साइड हो गई भाई, OA जो साइड है वो IA के इक्वल है, ठीक है। और एक ये वाली साइड AM साइड ये कॉमन हो गई, AM इक्वल्स टू AM, ये कॉमन हो गई, बोलो, है ना। अब आप क्या बोल सकते हो? सर दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो फ्रॉम SAS लॉ, इन दोनों ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल
IAM आर कॉन्ग्रेंट, इनको मैं कॉन्ग्रेंट बोल सकता हूँ। भाई ये कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी ये सब आपने मैथ्स में पढ़ी होगी। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? ये 3 लॉ होते हैं, ट्रिपल एस लॉ, SAS लॉ और AAS लॉ, है ना, ये सब पढ़े होंगे आपने 10th में यार, ठीक है। तो IAM आर कॉन्ग्रेंट, अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए ना, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सेम है, सेम है मतलब इनके सारे पार्ट सेम है। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो फाइनली मैं कुछ चीजें बोल सकता हूं सर, क्या देखें जरा, अगर इनका सब कुछ सेम है तो फाइनली मैं बोल सकता हूं कि इनकी सारी रेस्पेक्टिव साइड्स भी सेम होंगी। भाई एंगल 3 और एंगल 4 बराबर थे तो एंगल 3 के सामने और 4 के सामने वाली साइड इक्वल होगी, मतलब OM इक्वल्स टू IM बोल सकता हूं, OM इक्वल्स टू IM बोल सकता हूं क्या? बोलो भाई 3 के सामने OM है, 4 के सामने IM है, 3 और 4 बराबर है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, है ना। तो OM बराबर IM, OM क्या है सर? OM क्या है सर? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से, है ना, किसके इक्वल आ रही है? IM के। IM क्या है? इमेज की डिस्टेंस मिरर से। बात समझ में आ गई? यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है। बताओ समझ में आएगा, है ना। जहां से दिक्कत हो वहां से वीडियो को रिवर्स देख लेना, वापस देख लेना, 4 बार देखो 10 बार देखो, लेकिन ये चीज समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करें सर सारी चीजों को जो भी बोर्ड पर है। जो भी चीजें बोर्ड पर दिखाई दे रही है उनको नोट करो एक बार जल्दी से। नोट कर लिया बेटा? देखें अब बच्चों नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर का डेरिवेशन था कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होती है, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है, ठीक है। 2 ट्राइंगल्स लिए थे मैंने, पहले 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया, वहां से एक रिलेशन निकाला, फिर बचे को दोनों को कॉन्ग्रेंट किया तो मुझे सारी चीजें इक्वल मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन R एंड F। R क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, F क्या होता है? फोकल लेंथ, है ना। तो इन दोनों में मुझे रिलेशन निकालना है, ठीक है। चलिए बच्चों में डायग्राम ले लेता हूं, एक कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर का, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो ये रहा C और फोकस पॉइंट मान लो ये रहा F, ठीक है सर, है ना। बच्चों मान लो मैंने इस पे एक रे डाली है जो पैरेलल है, मैंने एक रे डाली है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। कहां से जाएगी ये रिफ्लेक्शन के बाद? फोकस पॉइंट से जाएगी क्या? ये चलेगी फोकस पॉइंट से। क्लियर है बात? सबको समझ में आ रही है बात? तो रिफ्लेक्शन का रूल है तो, है ना। चलिए बच्चे एक बात बताओ, सर्कल जो होता है उस सर्कल को सेंटर से जब मैं उसकी सर्कमफेरेंस पर कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो 90 डिग्री पर काटती है क्या? बोलो सरफेस से 90 डिग्री। भाई टेंजेंट जो होती है, टेंजेंट पे और रेडियस के बीच में हमेशा कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का। ये सब आप मैथ्स में पढ़ ले हो, है ना। नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ोगे आप सर्कल की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। आप ध्यान रखना है कि जो रेडियस होती है वो रेडियस हमेशा सर्कल की बाउंड्री पे, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। बच्चों एक बात बताओ, ये भी तो एक स्फीयर है ना पूरा, ऐसे है ना, और इस स्फीयर का सेंटर क्या है? C। अगर मैं सेंटर को इस लाइन से, स्फीयर के किसी भी पॉइंट से मिलाऊं तो जो लाइन जाएगी वो 90 डिग्री बनाएगी, बोलो। और मिरर, ये मिरर है, मिरर पर मान लो 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री वाली लाइन को मैं क्या बोलता हूं? नॉर्मल बोलता हूं। जो मिरर पर 90 डिग्री की लाइन बनती है वो क्या होती है? नॉर्मल होती है ना। तो बच्चों अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट को मिलाऊं, अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट को मिलाऊं ऐसे, ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरह काम करेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम करेगा? नॉर्मल की तरह। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर होगा क्या, है ना। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो बच्चों ये एंगल I और ये एंगल R लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल हो जाएंगे। नॉर्मल से जितने एंगल पे कोई रे आती है वो उतनी एंगल पे वापस
जाती है। बात समझ में आ रही है क्या? है ना, हो जाएंगे क्या इक्वल, है ना। बच्चों मैंने पॉइंट्स को नाम दे दिया, ये वाला पॉइंट होता है पोल और ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने एम, ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने एम, ठीक है। आई और आर इक्वल हो गए, पक्की बात है ना। बच्चों इस लाइन को देखना जरा, मैं जो बोल रहा हूं, ये वाली लाइन, ये नॉर्मल ऐसे और ये सीधी वाली लाइन ऐसे, ठीक है, ऐसे बन रहे हैं, ये और ये बन रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में, है ना। बच्चों ऐसा कुछ हो रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं और उन दोनों पैरेलल लाइंस को एक ये वाली लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है। आपने ऐसे सिस्टम में ये पढ़ा होगा कि सर ये जो एंगल होते हैं, ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जिनको बोलते हैं, है ना, इस एंगल को ले लो चाहे इस एंगल को ले लो। अच्छा ये एंगल और ये एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए ना, ये और ये, है ना। अब ये और ये तो इक्वल होंगे, ये और ये दोनों हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो जितना ये होगा उतना ये होगा। इसका मतलब अगर ये आया था तो पहले तो ये आई हो गया, इसको देख के ये भी आई हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये भी आई होगा। बोलो, सारी चीजें ज्योमेट्री की इसमें। आपको बता दूं, जो ऑप्टिक्स आप पढ़ रहे हो ना, जो लाइट के बारे में आप पढ़ रहे हो, इस ब्रांच को फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीजें ज्योमेट्री की चल रही है इसमें, ठीक है। जो भी चीजें मैंने करी है, आई आर आई, इसको आई क्यों बोला? क्योंकि ये वाला एंगल आई है और ये जेड बन रहा है, जेड बनता है तो दोनों एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं सारे, ठीक है। अच्छा ये आई है तो ये भी आई हो गया, है ना। फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलता है सर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पे आई है तो एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल आई और एंगल आर बराबर हो गए क्या? बोलो, है ना। इसका मतलब देखो क्या क्या है, एंगल आई कौन सा है, ये रहा सी पर जो बन रहा है, एम सी एफ, एंगल एम सी एफ इक्वल्स टू किसके इक्वल हो रहा है? इस वाले एंगल के, सी एम एफ, एंगल सी एम एफ, ये इक्वल हो गया क्या? बोलो, है ना। बच्चों अगर ये दो चीज इक्वल हैं तो इन ट्राइंगल सी एम एफ, किसी ट्राइंगल में जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं, किसी भी ट्राइंगल में जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उन ट्राइंगल्स के सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं, उस एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होती है। तो आई के सामने कौन सी साइड है? ये वाली एम एफ, और आर के सामने कौन सी साइड है? सी एफ। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि सी एफ इक्वल्स टू एम एफ, ये मैं बोल सकता हूं कि सी एफ इक्वल्स टू क्या है? एम एफ। बोल सकता हूं क्या सर? बोलो, पक्की बात है क्या? बच्चों अगर ये लेंस बहुत छोटा रहा होता तो ये वाली डिस्टेंस जो है एम से पी की डिस्टेंस जो है ये नेग्लिजिबल हो जाती, ये नेग्लिजिबल हो जाती। कैसे? इफ द लेंस इज वेरी स्मॉल देन एम और पी, पी एम जो है वो नियरली इक्वल्स टू हो गया 0, पी ओ एम जो है वो हो गया नियरली इक्वल्स टू 0। या फिर ऐसे सोच लो कि इस लाइन को जो आपने इतनी डिस्टेंस पर इंसिडेंट किया है पैरेलल को, आप यहां पे इंसिडेंट कर देते, यहां पे इंसिडेंट करते, फिर वही सेम डायग्राम बनाते तो आई आर सारी चीजें इक्वल आ जाती, फिर भी आप बोलते हैं सी एफ और एम एफ इक्वल है ना। मैं इस पॉइंट को बस नीचे लाता जा रहा हूं और मैंने इसको कहां ले आया? बस पी के जस्ट पास, मतलब पीएम को नियरली इक्वल्स टू क्या कर दिया? 0। और जैसे ही मैं पीएम को 0 करूंगा मतलब ये वाली डिस्टेंस है ही, मतलब एम और पी एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है भाई। पीएम 0 का मतलब क्या है? एम और पी के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है, तो एम और पी एक ही पॉइंट है, एम और पी एक ही पॉइंट है, तो एम को पी बोल सकता हूं, है ना। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं सर? सी एफ इक्वल्स टू पी एफ, एम की जगह पी बोल सकता हूं भाई, एम वाला पॉइंट पी पर ही आ गया तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पी एफ, एम वाला पॉइंट यहां आ गया तो पी एफ इक्वल्स टू सी एफ। बोल सकता हूं क्या सर? बोलो, है ना। बच्चों यहां से देखो, यहां से यहां तक की पूरी दूरी डिस्टेंस, ये रेडियस तो कैपिटल आर होती है और फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल एफ होती है क्या? ये तो हम जानते हैं ना। तो बच्चों आप यहां पे देखो, यहां पे फ्रॉम डायग्राम CF प्लस FP, CF प्लस FP इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं CP, लिख सकता हूं CP, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये प्लस ये जो है CF प्लस FP, है ना। बच्चों CF और FP तो बराबर है क्या? CF और PF या FP तो बराबर है, तो CF को मैं FP पुट कर सकता हूं, CF को FP पुट कर सकता हूं, तो FP प्लस FP बराबर CP, क्या बन गए? 2FP बराबर CP, है ना। वैल्यूज रखें 2FP,
एफ से पी तक की डिस्टेंस, एफ से पी तक की डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल एफ, तो 2f बराबर सी से पी तक की क्या होती है, कैपिटल आर, तो f बराबर क्या आ गया, r/2। तो ध्यान रखना स्फेरिकल मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो कर्वेचर रेडियाई की आधी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ जो है हमारी, फोकल लेंथ वो रेडियस की हाफ होती है। बात समझ में आ गई क्या, बोलो, डेरिवेशन बहुत आसान है, समझ में आ गया सबको, बोलो सर, पक्की बात है ना। चलिए, नहीं आए तो दोबारा देख लेना चीजों को, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करो एक बार फिर से। मिटाए, पक्का। चलिए, दो डेरिवेशन हो गए, एक और डेरिवेशन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। उससे पहले हमें साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा। स्फेरिकल मिरर में एक साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है। क्या होता है, ध्यान से देखो, साइन कन्वेंशन डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है उसको समझो बच्चों। कुछ पॉइंट्स होते हैं साइन कन्वेंशन के, क्या, तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि सारी की सारी डिस्टेंस जो भी आप मेजर कर रहे हो, ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहली बात तो फाइनल करो कि सारी की सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाएंगी, पोल से मेजर की जाएंगी। सारी की सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाएंगी, पोल से मेजर की जाएंगी। सेकंड पॉइंट, the distances measured from pole in the direction of light, in the direction of incidenting light are taken as positive, and in the opposite direction of light, in the opposite direction of light, incidenting light are taken as negative। क्या बोला मैंने, मिरर बनाए एक बार देखें। मान लो ये मिरर बनाया मैंने, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके लिए देखो, सी यहाँ होता है कॉनकेव मिरर में, एफ इसका आगे हो जाएगा सी का, अभी अभी डेरिवेशन पढ़ा है ना बच्चों। इसके लिए देखो, सी यहाँ कहीं होता है, एफ इसका आधा, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, मिरर के सामने तो रखा जाएगा, बाहर तो ऑब्जेक्ट यहीं नहीं रखा जाएगा ना, इधर मिरर के इधर ही तो रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो रेज जो इंसिडेंट होगी वो कुछ ऐसे होंगी, ये क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंटिंग लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट, है ना। इसके लिए देखें तो बच्चों रेज तो ऐसे ही पड़ेगा, ऐसे जाकर के रिफ्लेक्ट होंगी ना, तो ये वाली चीज, ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई, डायरेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अब आप पोल से, ये पोल है, सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगी पोल से, ठीक है। अब आप पोल से डिस्टेंस मेजर करो, किसकी मेजर करनी है, पोल से फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होती है सर, फोकल लेंथ होती है, ये एफ होता है ना। और पोल से ही सी तक की डिस्टेंस आर होती है, यहां पर भी सेम सीन होता है, ये आर हो जाएगी यहां से यहां तक पूरी पोल तक, और ये वाली हो जाएगी स्मॉल एफ, यही होता है ना, है ना बच्चों। इसमें देखो, अगर आप फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ को मेजर कर रहे हो तो पोल से फोकस पॉइंट तक आओगे इधर लेफ्ट साइड में, और लाइट की डायरेक्शन क्या है, राइट साइड में, तो आप लाइट की डायरेक्शन से अपोजिट आ रहे हो, अपोजिट आ रहे हो तो आप एफ को लिखोगे नेगेटिव,
बात समझ में आ गई? तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई? नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही जब आर को मेजर करोगे आप तो पी से सी तक आओगे, पी से सी तक आओगे, पी से स्टार्ट करना है, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होगी? पी से। तो पी से जब आप सी पर आओगे तो लाइट किधर जा रही है? राइट साइड में। आप किधर आ रहे हो? लेफ्ट में। तो आर भी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंटिंग लाइट, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रही है तो वो नेगेटिव ली जाएंगी। क्लियर हो गई बात? यहां जब सर आपको फोकल लेंथ मेजर करनी है तो P से F जाना पड़ेगा, P से F राइट साइड में जाना पड़ेगा, P से F राइट साइड में जाओगे तो क्या होगा भाई? लाइट भी उधर जा रही है, आप भी उधर जा रहे हो, तो इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई और R भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? बोलो बच्चों। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U दोनों के लिए नेगेटिव रहेगी हमेशा, ये तो हमेशा रहेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो आप मिरर के सामने रखोगे, ये मिरर है तो आप ऑब्जेक्ट को इधर ही तो रखोगे, मिरर के अंदर तो रख नहीं सकते, रियल वर्ल्ड में रखोगे मतलब सामने रखोगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो इसको मेजर करने के लिए P से लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा, जबकि रेज राइट में जाएगी तो नेगेटिव। यहाँ पर भी बात करोगे तो बच्चों ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखा जाएगा मिरर के सामने, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है आपने, तो बच्चों पोल से लेफ्ट साइड में आओगे ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए स्टार्ट पोल से करना है हमेशा। बात समझ में आ गई क्या? तो यू तो हमेशा सबके लिए नेगेटिव रहेगा। क्लियर हो गई बात? पक्की बात है? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? थर्ड पॉइंट और देखें बच्चों, हाइट्स मेजर अबव फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट्स मेजर अबव फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो हाइट मेजर होती है आर टेकन एज पॉजिटिव, वो तो कैसे ली जाती है? पॉजिटिव ली जाती है, एंड below to the principal axis are taken as negative, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर की जाएंगी वो नेगेटिव। तो जो भी डिस्टेंस इसके ऊपर है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी बच्चों, ऑब्जेक्ट को आप सीधा रखोगे तो ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव लेंगे उसको, और मान लो हमारा इमेज जो बन रहा है वो नीचे की तरफ बन जाएगा, नीचे, तो इमेज की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आना पड़ेगा, है ना? नीचे आएंगे तो उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। ये आप खुद से, आपको अगर बोले कि 5 मीटर की हाइट है और नीचे की तरफ है तो आप उसको खुद से -5 लिखोगे जब फॉर्मूलों में लगाओगे तो। बात समझ में आ गई क्या? ये साइन कन्वेंशन समझ में आया हमें अच्छे से? बोलो ठीक है। चलिए नोट करें एक बार बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं उन्हें अच्छे से, जो भी चीजें बोर्ड पर है उसे नोट करें एक बार। नोट कर लिया? साइन कन्वेंशन समझ गए ना अच्छे से? याद रखना, कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए एफ नेगेटिव होता है और आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, और ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। देखें सर, टॉपिक है हमारा, थर्ड डेरिवेशन पढ़ रहे हैं हम, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला देखिए क्या होता है बच्चों। वापस में मान लो डायग्राम बनाता हूं, और डायग्राम में कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, यहां पर मान लो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके हाफ डिस्टेंस पे आपका हो गया फोकस पॉइंट एफ। ठीक है बेटा, मान लो बच्चों यहां पर आपने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, यहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ए और बी। ठीक है, इसका बनाना है आपको डायग्राम। पहले तो रे डायग्राम बनाओ कि इसका इमेज कहां बनेगा। बच्चों ये तो फिक्स है ना, इनफाइनाइट और सी के बीच में, तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा, है ना? चलिए बनाए। एक तो पैरेलल रे चलाते हैं, सिंपल सी बात, पैरेलल रे। ठीक है, पैरेलल रे कहां से जाती है सर? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से जाती है, फोकस पॉइंट से चलाओ इसको, मान लो ये ऐसे चलेगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे
फोकस पॉइंट से चला दो, दूसरी रे बच्चों फोकस पॉइंट से चला दो भाई। फोकस पॉइंट से होकर जो रे जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है ना, पैरेलल कर दो। ये लो, ये पैरेलल रे हो गई रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। ये लो, अब ये दोनों यहाँ पे काटते हैं तो इमेज तो यहाँ बनेगा इसका, ये तो फाइनल हो गया। इमेज तो इस पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। इमेज बना दो, ये हो गया पॉइंट बी का इमेज बी डैश और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट ए डैश। क्लियर हो गई बात, पक्का बच्चों। एक रे और चलाएं, ये पोल है और आपको पता है कि पोल से जितने एंगल पे रे आती है उतने एंगल पे वापस जाती है ना। देखो भाई मान लो ये आई इतने एंगल पे, तो ये इतने एंगल पे वापस जाएगी, ठीक है। ये तो हमने लॉ में पढ़ा है ना कि पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे वापस चली जाती है, ठीक है। सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए बच्चों मैंने, और कुछ भी नहीं किया। स्फेरिकल मिरर के जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं बस वही लगाए हैं। क्लियर है बात, चलो ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को मैं मान रहा हूं एम थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब देखते जाओ, मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल, मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। देख रहे ट्राइंगल ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल है ना, और ए डैश बी डैश पी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। देखो एक तो एंगल ये और एक एंगल ये इक्वल है क्या भाई, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री है ना। कौन कौन सा एंगल, एक तो एंगल बी ए पी इक्वल है एंगल बी डैश ए डैश पी के, ठीक है बच्चों। लॉ बोलता है ना कि जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे जाएगी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए है ना। तो एंगल बी पी ए, बी पी ए, बी पी ए ये वाला एंगल बी पी ए, बी पी ए, ठीक है इक्वल है ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ठीक है इक्वल है एंगल ए डैश बी, ए डैश पी बी डैश, ठीक है बच्चों। इस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, और जब कभी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। मान लो यार दो एंगल है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये मान लो 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है। आप खुद बोलते हो ना ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। 60 और 40 100 हो गए तो ये कितना हो गया 80 डिग्री, ये कितना हो गया 80 डिग्री, है ना। तो बच्चों अगर दो एंगल इक्वल है किसी भी दो ट्राइंगल्स के, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो गया, है ना। तो दो एंगल्स इक्वल से आप ये लिख सकते हो कि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, है ना। और सिमिलर ट्राइंगल्स की एक खासियत होती है सर, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब इस साइड का रेशियो इससे ले लो और इस एपी साइड का रेशियो ए डैश पी से ले लो, सेम आएगा। कोई सी भी साइड ले लो, अगर आप बीपी ले रहे हो तो बी डैश पी ले लो, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूं सर, ए बी, मैं ले रहा हूं ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश। ए बी ये वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड से, साइड सेम। अगर ये वाली साइड ले रहे हो तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेनी है ये वाली, अगर आप ये वाली साइड ले रहे हो एपी तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेनी है ए डैश पी। इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए पी अपॉन में ए डैश पी, इक्वेशन 1, ठीक है। समझ में आ गई बात, बोलो भाई। जिन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है उन्हीं दो ट्रायंगल्स की बात की है मैंने अभी तक, बाकी पूरा भूल जाओ। ए बी पी की बात करिए, ए बी पी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक ए डैश बी डैश पी इस वाले ट्रायंगल। इन दोनों को मैंने सिमिलर प्रूव किया और सिमिलर करने के बाद में रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखें दूसरा। अब बात करें बच्चों इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम एफ पी। ए डैश बी डैश एफ ये छोटा वाला ट्रायंगल और इसके सामने ये वाला एम एफ पी, ठीक है, ये वाला। इन दोनों में देखो बच्चों, ये एंगल और ये एंगल तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए, सेम होंगे, है ना। तो एंगल ए डैश एफ बी डैश इक्वल हो गया एंगल एम एफ पी, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये सेम हो गए, ठीक है बच्चों। ये 90 डिग्री है
इसको मिलाओगे तो ये भी तो 90 डिग्री आएगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल एफ ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एंगल एफ पी एम। सेम हो गए, फिर से दो एंगल सेम हो गए, और दो एंगल सेम हो गए मतलब तीसरा तो इक्वल है ही। तीसरा इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। जब तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम एफ पी आर सिमिलर। और ये भी अगर सिमिलर हैं, ये भी अगर सिमिलर हैं तो इनके भी साइड्स के जो रेशियो है वो सेम होंगे, है ना। मतलब ये वाली साइड लेनी है तो ये वाली साइड, ये वाली साइड लेनी है ये वाली साइड, ठीक है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डैश बी डैश, या फिर इसको पहले लिख लेते हैं पी एम अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल हो गया किसके, पी एम अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल हो गया किसके, एफ पी अपॉन में ए डैश एफ अपॉन में ए डैश एफ। लिख सकता हूँ क्या, बोलो सर सही है क्या बात, सही है क्या, यहां तक की सारी बातें सही है क्या। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, ठीक है। अच्छा एक बात और कर लो यहाँ पे सर, पी एम, सर पी एम ये है और ए बी ये है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, है ना। और पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है, यहाँ पर पी एम है यहाँ पर ए बी है, तो क्या मैं डायग्राम से पी एम बराबर ए बी मान सकता हूँ, है ना। क्या सिंस पी एम किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एफ पी अपॉन में ए डैश एफ, इक्वेशन 2। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या। जल्दी से बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई है उन्हें नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, जल्दी से बोर्ड पर जो भी चीजें हैं इसे नोट करो वीडियो को पॉज करके। नोट कर लिया, मिटाएं, देखो अब इक्वेशन 1 और 2 पे ध्यान देना बस, इक्वेशन 1 और 2 पे ध्यान देना बस, बाकी को मिटा रहा हूं, ठीक है। ये तो बाकी सारे काम मैंने क्यों किए थे, ताकि मैं दो इक्वेशंस बना पाऊं। किया क्या था, कुछ नहीं, दो ट्रायंगल्स उठाए, सिमिलर ट्रायंगल्स, उनको सिमिलर प्रूफ किया और काम बन गया, ठीक है। इक्वेशन 1 की एलएचएस देखो, AB अपॉन में A डैश B डैश। इक्वेशन 2 का एलएचएस देखो, AB अपॉन में A डैश B डैश। ये और ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, बोलो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकता हूं, राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए ना, ए बी अपॉन में ए डैश पी इक्वल होना चाहिए किसके, एफ पी अपॉन में ए डैश एफ। बोलो सर होना चाहिए क्या, बोलो सर होना चाहिए क्या, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा देख मिटाओ इस नीचे वाले को, है ना, इक्वेशन 1 और 2 का काम खत्म, ठीक है। चलिए अब डायग्राम में देखना सर, डायग्राम में देखना सर, फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम क्या बच्चों, ये जो ए डैश एफ है, ये जो ए डैश एफ है ये क्या है, ए डैश एफ, इसको मैं क्या ए डैश पी, ये टोटल में से इसको माइनस कर दो एफ पी को, तो ये बन जाएगा क्या भाई, ए डैश पी, ये तो टोटल है ए डैश से पी तक, यहां से यहां तक, ये जो टोटल है इस टोटल में से इसको माइनस कर दो तो ये बन जाएगा क्या, बोलो। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ए डैश एफ क्या है, आप ए डैश पी में से एफ पी को माइनस कर दो, आप ए डैश पी में से एफ पी को माइनस कर दो तो ये बन जाएगा, है ना। इसको यहां रख दें, सो क्या बन जाएगा ये, ए पी अपॉन में ए डैश पी इक्वल्स टू एफ पी अपॉन में ए डैश पी माइनस एफ पी, ठीक है क्या, बोलो। फाइनल इक्वेशन पे पहुंचे क्या, चलो ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैं मान रहा हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस v है, ठीक है, और इस लेंस की फोकल लेंथ f है, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। देखो क्या है, ऑब्जेक्ट कहां है, यहां है ना, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है यहां से, ये तो है u, डिस्टेंस कहां से मेजर होती है, पोल से, ठीक है। इमेज कहां है, ये रहा, इमेज की जो डिस्टेंस है पोल से ये है v, ठीक है, और फोकल लेंथ यहां फोकस पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस हो गई f, क्लियर है क्या, बोलो, है ना। अब बच्चों देखना, सिंस here
ए पी, ए से पी तक की डिस्टेंस ए पी, ए पी। बच्चों डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? हमेशा पोल से शुरुआत करते हैं। एपी को मेजर करना है तो पोल से किधर जाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में। और रेज, इंसिडेंट रेज किधर जा रही है? राइट साइड में। रेज तो इधर जा रही है, लाइट की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन आप पोल से किधर जा रहे हो? लेफ्ट साइड में। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का कितना है ये भाई? मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी है? u। नेगेटिव क्यों ले रहे? क्योंकि उल्टी दिशा में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली बच्चों a डैश p क्या हो जाएगा? माइनस v। भाई वैल्यू कितनी है? v, लेकिन मेजर करने के लिए पोल से किधर जाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में। और लाइट किधर जा रही है? राइट साइड में, तो अपोजिट चल रहा है, माइनस में हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों ft को क्या लिख सकता हूं? माइनस। समझ गए होंगे? f यहां है, p है, p से f आना है, पोल से स्टार्ट करना है, लेफ्ट में आना है, लाइट राइट साइड में है तो अपोजिट जाना है, अपोजिट जाएंगे तो माइनस है। ठीक है बच्चों, AP A' P और FP यही तो है हमारे पास, AP A' P और FP यही तो है। नो सारी वैल्यूज रख दो, पुट ऑल द वैल्यूज, क्या बनेगा? AP क्या है? माइनस v अपॉन में A' P क्या है? माइनस v इक्वल्स टू FP क्या है? माइनस f अपॉन में A' क्या है? माइनस v माइनस FP क्या है? माइनस f। ठीक है चलिए बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो गया? u अपॉन में v इक्वल्स टू माइनस f अपॉन में माइनस v, माइनस और माइनस प्लस f। यहां तक की बात समझ में आ गई है सबको? बोलो सर, यहां तक की सारी बात समझ में आ गई है ना? चलिए कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, बस वैल्यूज लिख रहा हूं, है ना? साइन कन्वेंशन का ध्यान रख के। ठीक है चलिए, तो इसको नोट कर लेना जल्दी से, वीडियो को पॉज करके, जो भी चीजें अभी बोर्ड पर आपको दिख रही हैं, जो भी चीजें आपको बोर्ड पर नजर आ रही है उसको नोट कर लो। कर लिया मिटाए? ठीक है, तो अब इन सब चीजों को मिटा लो। फाइनली मैं कहां पहुंच चुका हूं? एक इक्वेशन पे पहुंच चुका हूं, u v और f में। तीन ही चीजें आ रही हैं उसमें, बस यहां पर पहुंच गए ना सब? ठीक है चलिए देखिए बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस uv प्लस fu इक्वल्स टू माइनस vf। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड्स को uvf से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय uvf। दोनों साइड्स को किससे डिवाइड कर रहा हूं? uvf से। बच्चों इसको uvf, u और v तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस में 1 अपॉन में f प्लस यहां पर f और u कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन में u इक्वल्स टू यहां पर v और f कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन में u। ये बचेगा क्या? बोलो, u भी f से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, है ना? नहीं आया समझ में? देखो दोबारा लिख देता हूं पूरा, देखो क्या हुआ है भाई, इधर क्या होगा? माइनस uv अपॉन में uvf प्लस fu अपॉन में uvf इक्वल्स टू माइनस vf अपॉन में uvf। ये बनेगा? बोलो, है ना? क्या क्या कैंसिल हो रहा है? uv कैंसिल, fu u और f कैंसिल, vf तो v और f कैंसिल। ठीक है, फाइनली क्या बन गया? यहां से तो माइनस 1 अपॉन में f प्लस 1 अपॉन में v इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन में u। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा इधर उधर कर दो, इस वाली टर्म को तो इधर ले आओ, तो माइनस से इधर क्या हो जाएगी? प्लस, तो 1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में v इधर ही है पहले से, इस 1 अपॉन f को उधर ले जाओ, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन में f। ये जो चीज बनी बच्चा 1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में v इक्वल्स टू 1 अपॉन में f, इसको बोलते हैं हम मिरर फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? ये u v और f का रिलेशन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी वैल्यूज पुट की जाएंगी तो विद साइन पुट की जाएंगी। ठीक है, वैल्यूज शुड पुट विद साइन, है ना? साइन कहां से डिसाइड करोगे आप? साइन कन्वेंशन से, जो रूल्स बताए हैं उनसे। ठीक है, तो जब भी आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, कहीं क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, तो आप साइन कन्वेंशन का ध्यान रखोगे। क्लियर? चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करें और यहां तक नोट करें। मिरर फॉर्मूला हो चुका है।
जल्दी से वीडियो को पॉज करें और ये नोट करें। नोट कर लिया बेटाएं? ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान रखना है इक्वेशन 1 और 2 क्या आई थी, ठीक है, जरूरत पड़ेगी उनकी वापस। अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है हमारा डेरिवेशंस में, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है ध्यान से देखें, टॉपिक है हमारा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन, ठीक है, डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ठीक है, क्या बोला सर हमने, मान लो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये तो ऑब्जेक्ट की हाइट है तो एच ओ लिख रहा हूं मैं इसको, और सर ये जो हाइट है ये इमेज की हाइट है तो इसको मैं एच आई लिख रहा हूं। ठीक है, तो अपना m इक्वल्स टू होता है एच आई अपॉन में एच ओ, अपना m इक्वल्स टू क्या होता है एच आई अपॉन में एच ओ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो, है ना। अच्छा, ये तो हो गया मैग्नीफिकेशन। बच्चों मैग्नीफिकेशन है क्या, मैग्नीफाई करना मतलब बड़ा करना, कि ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर दिया उसने, कितने गुना कर दिया, है ना। मान लो 2 गुना कर दिया होता तो इमेज की हाइट कितनी हो जाती, डबल हो जाती। पता कैसे चला, कितना गुना किया, 2 गुना। कैसे, इमेज की हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट। बात समझ में आ रही, मान लो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था, इमेज दिख रहा है 4 सेंटीमीटर का, इसका मतलब कितना बड़ा कर दिया उसने ऑब्जेक्ट को, 2 गुना कर दिया। तो ये जो 2 गुना है ना, ये है मैग्नीफिकेशन। बात समझ में आ गई, एच आई अपॉन में एच ओ। क्लियर। चलिए बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, अभी अभी हमने एक इक्वेशन निकाली थी ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी हमारी, ए पी अपॉन में ए डैश पी इक्वल्स टू, बोलो क्या आई थी सर, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए पी अपॉन में ए डैश पी, यही आई थी ना, ए पी अपॉन में ए डैश पी। ठीक है, यहां से वैल्यूज देखना जरा, हियर ए बी क्या है, ए बी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा, ए डैश बी डैश माइनस में लिखूंगा क्या, क्यों, क्योंकि ए डैश बी डैश में हाइट मेजर करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, एपी क्या है, एपी ये वाली डिस्टेंस पोल से लेफ्ट साइड में मेजर हो रही है, स्टार्ट पोल से करते हैं, पोल से लेफ्ट साइड में मेजर हो रही है, लाइट राइट साइड में जा रही है। वैल्यू कितनी है, ए से बी तक u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है u, तो एपी क्या हो जाएगा माइनस बी, माइनस लगाया क्यों, समझ में आ गया होगा, और सिमिलरली ए डैश बी क्या हो गया माइनस। क्लियर, सारी वैल्यूज रख दो यहाँ पे, ए बी कितना है एच ओ अपॉन में एच आई माइनस का इक्वल्स टू माइनस का यू अपॉन में माइनस का बी, माइनस से माइनस कैंसिल, बोलो कैंसिल, यहां लिख रहा हूं आगे की बात है, यहां पे बच्चों एच ओ अपॉन में एच आई, एच ओ अपॉन में एच आई इक्वल्स टू, इस माइनस को इधर भेज दिया, लेफ्ट साइड वाला माइनस इधर, माइनस का यू अपॉन में वी। ठीक है, मतलब क्या, इसको उल्टा कर दो, उल्टा, तो एच आई अपॉन में एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन में यू। ठीक है, देखो क्या बन रहा है, m इक्वल्स टू क्या बना माइनस वी अपॉन में यू, m इक्वल्स टू क्या बन गया सर माइनस वी अपॉन में यू। इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है, तो आपको u और v की वैल्यू पता है तो आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो, बोलो सर निकाल सकते हो क्या, पक्की बात है ना। मान लो आपको u और v पता है तो f पता लग जाएगा, भाई मिरर फॉर्मूला लगाओ, u v और f तीन ही तो होते हैं, दो पता है तो एक निकल जाएगा, है ना। मान लो आपको फोकल लेंथ दे दे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दे, f और u दे दे, तो v निकाल लोगे, भाई फॉर्मूला v और v अपॉन में u है ना, तो v निकाल लेना कहां से, मिरर फॉर्मूला से, v मिल जाएगा तो n मिल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, बोलो पक्की बात है, समझ गई क्या। चलिए, तो ये हमारा लास्ट और फाइनल डेरिवेशन था, इसको नोट करें जल्दी से, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें जल्दी से। चलिए सर
नोट कर लिया है ना। आई होप कि आपको आज की जो चीजें समझाई गई हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है ये समझ में थोड़ा सा, क्योंकि ज्योमेट्री जिसको अच्छे से आती है उसको तो एक बार में समझ में आ जाएगा, औरों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसको रिपीट करते रहे, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जितनी बार भी आपको समझ में नहीं है उतनी बार रिपीट करें, ठीक है, समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्लियर है बेटा? चलिए तो आगे की बातें हम आने वाले लेक्चर में करते हैं। स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।